देखिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। अभी हमने जस्ट पहले बात करी गंगा नदी तंत्र की, अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है ये गंगा की तरह ही इसका उद्गम भी हिमालय पर्वतमाला में से ही होता है। जैसे आप हिमालय पर्वतमाला में अगर देखेंगे तो आपको दो बड़े ग्लेशियर मिलेंगे, है ना। ग्लेशियर तो आप समझते ही है, बर्फ के बड़े पहाड़। एक ग्लेशियर जो है उसका नाम है चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग। और एक ग्लेशियर जो है इसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है? आंगसी। यहाँ से ही कंबाइंड जो है छोटी छोटी धाराओं में निकलती है नदी, और इसे ही जब तिब्बत क्षेत्र में ये निकलती है तो हम इसे कहते हैं सांगपो। तिब्बत क्षेत्र में जब ये निकलती है ना नदी, तब इसको हम कहते हैं सांगपो, है ना, सांगपो। फिर क्या होता है, ये नदी ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ आगे चलती है, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जहाँ अरुणाचल प्रदेश है, हमारा अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ से एकदम ऐसा यू टर्न लेती है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, यू टर्न लेने का भी एक कारण है। सामने का एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, पहाड़ का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये पहाड़ आ जाता है ना। इस वजह से इसको यू टर्न लेना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है। जब अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है ना, तो नदी का नाम हो जाता है दिहांग। नदी का नाम हो जाता है, या तो बोलो इसको दिहांग, है ना, या सियांग भी बोलते हैं, डी की जगह एस कर देना ना, दिहांग या सियांग। नदी वही है, बस लोकेशन के हिसाब से क्या हुआ, इसका थोड़ा नाम चेंज हो गया। फिर क्या होता है, इसमें दो दूसरी नदियां आके मिलती है, जिसमें से एक नदी का नाम तो है दबांग, है ना, और एक नदी का नाम है लोहित। तो दबांग और लोहित नदियां जब इसमें मिल जाती हैं, अब जब नदी कंबाइंडली आगे बढ़ती है, अब नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। अब नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब नदी को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के बाद पूरा असम राज्य जो है ना, असम, पूरा असम राज्य क्रॉस करती है, और असम राज्य को क्रॉस करने के बाद ये इस तरीके से नीचे आती है और बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। अब कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है, इसमें एक और रिवर आके मिलती है, जो कि एक्चुअली तो आती है नेपाल से। इस नदी का नाम है तीस्ता। नदी का नाम क्या है? तीस्ता। तीस्ता नदी जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो फिर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए, नदी का नाम हो जाता है जमुना। ज है, जे, जमुना, यह नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है, जमुना में ही एक और रिवर, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि गंगा नदी। गंगा नदी देखिए जब बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। पद्मा एक्चुअली कौन सी नदी है? गंगा नदी है ना, बट बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा। अब इधर से गंगा, इधर से जमुना, ये नदियां जब आगे बढ़ती हैं, तो थोड़े समय के लिए नदी का जो नाम है वो हो जाता है मेघना। नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। और फाइनली ये जो मेघना नदी है, यही वो बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम कौन सा डेल्टा कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है। यही जो डेल्टा है, इसे ही हम डेल्टा ऑफ सुंदरबन कहते हैं, है ना। सुंदरबन का डेल्टा, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो ये देखो, ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का कोर्स है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से आती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरीज की बात करें। एक ट्रिब्यूटरी तो आप समझ गए, तीस्ता हो गई, दबांग हो गई, लोहित हो गई। इसके अलावा देखो, आपको यहाँ पे आएंगे तो मिलेगी मानस, एक मिलेगी आपको यहाँ पे कामेग, कामेग, एक आपको मिलेगी यहाँ पर सुबनसिरी। ठीक है। एक नदी यहाँ पर आपको मिलेगी धनश्री। तो ये सारी नदियां आपको याद रखनी है, किसके लिए? ये सब याद रखनी है आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के लिए। इसमें मैं लिख देता हूं, ये हमारा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज है ना। इसको अपन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बोल सकते हैं। इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी कह सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट आपको मैप जो है, इसको स्टडी करना है, ताकि आपको क्या है, नदी और उसकी सहायक नदियों की जानकारी मिल सके। एक तो ये चीज हुई।
इसमें से फिर आप देखो, आपको ये लोहित रिवर जो है इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कौन सी रिवर? लोहित। लोहित नदी। लोहित नदी का पहला फैक्ट तो ये बनता है कि लोहित नदी भारत की सबसे पूर्वी नदी है। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट। सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? लोहित नदी। मतलब इसके बाद इंडिया की सीमा ही खत्म हो जाती है, चाइना आ जाता है। दूसरा, लोहित नदी पर जो है, लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल है ना। नदी पुल क्या है? रिवर ब्रिज। नदी पुल असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है, जो कि धौला और सदिया, धौला एंड सदिया को जोड़ता है। धौला और सदिया को जोड़ता है, ठीक है। मतलब रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ होता है ना, समझते हो आप। तो सबसे लंबा रिवर ब्रिज जो है आपको भारत में कहां पर मिलेगा? लोहित नदी पर मिलेगा। और इसे, ये कौन सी दो जगहों को कनेक्ट करता है? धौला और सदिया। इस पुल का जो नाम है, इस पुल का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका नदी पुल है ना। मतलब डॉक्टर भूपेन हजारिका रिवर ब्रिज रखा गया है। और इस ब्रिज की जो लंबाई है ना, आप चाहो तो वो भी याद रख सकते हो। इसकी जो लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। देखिए, डॉक्टर भूपेन हजारिका जो है ये एक प्लेबैक सिंगर थे, पार्श्व गायक थे। प्लेबैक सिंगर्स होते ना, फिल्मों वगैरह में गाने गाते हैं। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका ने असमिया, बंगाली, हिंदी भाषा में कई गाने गाए हैं। बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली इनको 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न से सम्मानित है, और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हमने इस पुल का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका नदी पुल रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आप किसके लिए याद रखें? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के लिए। मैं दावे से कह सकता हूं ब्रह्मपुत्र नदी में एक तो ये सवाल बनेगा। दूसरा सवाल जो है हमेशा इसकी ट्रिब्यूटरीज पे बनेगा। ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां जरूर याद रखो। तीस्ता है ना, मानस, कामेग, सुबनसिरी, धनश्री, दिहांग, दबांग और लोहित। दिहांग तो खुद इसी का नाम है, ठीक है। तो ये पूरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। तो हमने देखिए हिमालय से आने वाली नदियों में गंगा नदी तंत्र की बात करी, अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करी। अब अपन बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र, या फिर हम बात करते हैं इंडस ड्रेनेज की, ठीक है। देखिए, थोड़ा मैप से अगर चलते हैं अपन, मैप में थोड़ा और इजी रहता है। एक मैं मैप बना लेता हूं। देखिए, बात करते पहले इंडस रिवर की। देखो यहाँ पे, जहां पर तिब्बत क्षेत्र है ना, यहाँ पे एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है बोखर चू। क्या नाम है? बोखर चू ग्लेशियर। ग्लेशियर आप समझते हैं, बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो इस तरीके से बर्फ गिरती रहती है और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। इन्हें हम बोखर चू ग्लेशियर बोलते हैं। तो बोखर चू से बेसिकली एक रिवर का ओरिजिन होता है, यही हमारे इंडस रिवर है। ये पूरा इस तरीके से पाथ फॉलो करती है ना। हमारा ये लद्दाख रीजन है, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इसको पार करके पाकिस्तान में एंटर करती है। पूरे पाकिस्तान को नॉर्थ से साउथ क्रॉस करते हुए ये एंड ऑफ द डे, मतलब लास्ट में जाके कहां पर गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। बेसिकली आप अगर बात करें तो इंडस रिवर ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर लंबी है ना। बट हमारे, आप देखें तो बहुत रिमोट एरिया से जा रही है ये।
यहां पर लद्दाख माउंटेन रेंज है, कौन सी, लद्दाख। और ये नीचे वाला जो है ये इधर इधर जास्कर है। इधर कौन सी माउंटेन रेंज है, जास्कर। मैंने आपको हिमालय वाले में बताया था, लद्दाख एंड जास्कर। तो कभी आपसे पूछ ले कि सिंधु नदी कौन से दो पर्वतों के बीच में से एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है, तो रिफ्ट वैली में से होकर बहती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली एक ही बात है, उसमें से बहती है। तो आप बोलेंगे लद्दाख एंड जास्कर के बीच में से सिंधु नदी एक भ्रंश घाटी में होकर बहती। फिर आप देखें सिंधु की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। देखिए मैं कुछ आप नाम लिखूं मैं सिंधु की, देखिए सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज की अपन नाम लिखे तो आप लिख सकते हैं जैसे काबुल, गलवान, गिलगित, नुब्रा, श्योक, है ना। देखो ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको इनका नाम जरूर याद रखना चाहिए, है ना। ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरीज। बट इसमें से ये जो नाम मैंने लिखे हैं, कई सारी नदियां जो है इंडस में ऊपर ऊपर मतलब ये राइट साइड है, इस तरफ से आके मिलती है। अब ये तो हमारा एरिया ही बहुत रिमोट एरिया है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इंडस में मिलने वाली उन नदियों की बात करते हैं जो लेफ्ट साइड से, यानी कि बाईं ओर से आके मिलती है। अब बायां देखो, इधर ये वाली जगह है, ये बायां है। इसमें अगर अपन देखें तो सबसे पहली रिवर जो हमें देखने को मिलेगी वो है एग्जैक्टली श्रीनगर, है ना। श्रीनगर वहां पे मिलती है। श्रीनगर में एक जगह है बेरी नाम, वहां से निकलती है ये जो रिवर है। इस रिवर का नाम है झेलम। इस रिवर का नाम क्या है, झेलम नदी। ये कौन सी रिवर है, झेलम, है ना। ये कहां से आती, श्रीनगर, है ना। श्रीनगर के पास में एक झरना है बेरी नाम झरना, वहां से निकल के आती कौन सी नदी, झेलम नदी। फिर आप देखो यहां पे आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा, वहां से दो नदियां आती है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। चंद्रा और भागा नदियां मिलके जो नदी बनाती है उस नदी का नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब नदी। और चिनाब एक्चुअली बाईं ओर से सिंधु में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। जैसे ये झेलम वगैरह भी है ना, झेलम अपना पानी ले जाके किसको देती है, चिनाब को देती है। हिमाचल प्रदेश से निकल के जम्मू को क्रॉस करके चिनाब नदी जो है ये कहाँ पे एंटर करती है, पाकिस्तान में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है रोहतांग, रोहतांग के बिल्कुल पास से एक नदी आती है जिसका नाम है रावी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहने के बाद रावी नदी जो है आगे चल के ये भी किस में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है व्यास कुंड, व्यास कुंड से एक नदी आती है और वो पंजाब में एक जगह है हरिके, वहां तक पहुंचती है। व्यास कुंड से नदी आती है, उसको व्यास नदी बोलते हैं अपन, वो यहां तक पहुंचती है। और फिर एक बड़ी नदी जो है वो तिब्बत मानसरोवर के पास से आती है, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, पूरे पंजाब को क्रॉस करके फाइनली वो नदी इसी चिनाब नदी में जाके मिलती है। थोड़ी देर तक ये नदियाँ साथ में बहती हैं, फिर आगे चल के ये किस में मिल जाती है, वापस झेलम नदी में, सॉरी इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। ये सतलुज रिवर है। ये कौन सी रिवर है, सतलुज। मैं लिख देता हूँ, ये जो नदी आप देख रहे हैं ये सतलुज है ना। सतलुज सतलज एक ही बात है, ये सतलुज रिवर। ये जो आप देख रहे हैं ये व्यास नदी है, व्यास, व्यास को बियास लिखते, BEAS इंग्लिश में। फिर ये जस्ट ऊपर जो नदी आप देख रहे हैं इसके बारे में अभी हमारी बात हुई, ये कौन सी नदी है, ये रावी नदी, रावी। फिर आप देखें ये जो आ रही है हिमाचल प्रदेश में चंबा से, नदी का नाम है चिनाब। नदी का नाम क्या है, चिनाब। झेलम आप समझ ही गए हैं। और जस्ट ऊपर वाली जो हमारी नदी है, इस नदी का नाम क्या है, इंडस, या फिर कौन सी नदी, सिंधु नदी। ओके, फिर देखिए एक ये 5 नदियां मिल गई। देखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इनको मिला के कितनी नदियां होती है, 5 नदियां होती है ना। तो थोड़ी दूर तक जब ये चलती है ना, ये एक सिंगल लाइन चल रही है ना, इसको अपन बोलते हैं पंचनद।
थोड़ी देर के लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पंचनद। 5 नदियां है ना, तो इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, पंचनद। फिर फाइनली पाकिस्तान में एक जगह है, ये इस जगह का नाम है मीठनकोट। जगह का नाम क्या है, मीठनकोट। मीठनकोट के पास ही जो है कौन सी नदी, ये पंचनद जो है, ये किस में मिल जाती है, ये सिंधु में मिल जाती है। तो आप देख सकते हो हिमालय से आने वाली इन नदियों ने इस पूरी जगह पर एक बड़े उपजाऊ मैदान का निर्माण कर दिया है। मैंने आपको समझा दिए, 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सिंधु, झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी व्यास, व्यास सतलुज, इनके बीच का उपजाऊ क्षेत्र है ना। दोआब बोलते हैं उपजाऊ क्षेत्र को। तो ये पूरा है। तो देखिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज सिंधु में कौन सी तरफ से मिल रही है, बाईं तरफ से मिल रही है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 5 नदियां। ठीक है, एक आप फैक्ट इसमें और याद रख सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली ये जगह है ना, ये इलाका जो है एक्चुअली ये है गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि वर्तमान में भारत के कंट्रोल में नहीं है, बट ये है जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है ना। यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जो है, इन्होंने एक बांध प्रपोज किया है जिसका नाम है दियामेर भाषा बांध। दियामेर भाषा डैम प्रोजेक्ट या बांध परियोजना। आपको कभी पूछ ले कि दियामेर भाषा बांध कौन सी नदी पर प्रस्तावित है, तो आप बोलेंगे सिंधु नदी। दियामेर भाषा बांध जो है ये किस किस देश की परियोजना है, ये चाइना और पाकिस्तान की एक संयुक्त परियोजना है। इस पे भारत ने आपत्ति भी करी है ना, बट चाइना और पाक जो है इस विवादित जगह पर एक बांध बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम दियामेर भाषा बांध रखा गया है। शोक नदी जरूर याद रखना है, मैंने कई एग्जाम्स के अंदर देखा है शोक नदी के बारे में सवाल, कई एग्जाम्स के अंदर देखा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। आप देखो बारी बारी से अपन एक एक नदी की बात करते हैं। जैसे शुरुआत करूंगा मैं झेलम नदी से, है ना, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, देखिए शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले कौन सी रिवर से, झेलम रिवर से। झेलम, देखिए सबसे पहले झेलम नदी का जो ओरिजिन है, झेलम नदी का जो उद्गम है, ये होता है बेरीनाग स्प्रिंग, यानी कि बेरीनाग झरना। कहां पर है बेरीनाग झरना, श्रीनगर। कहां पर है, श्रीनगर। वहां से निकलती है झेलम नदी। फिर नदी का फ्लो मतलब प्रवाह। नदी का प्रवाह कहां से कहां तक है, ये सबसे पहले कश्मीर घाटी, मतलब जो कि JNK में है, कश्मीर घाटी, जिसके लिए अपन क्या लिख देते हैं, जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, तथा फिर ये कहां चली जाती है, पाकिस्तान में, है ना। और पाकिस्तान में यह सिंधु नदी से मिल जाती, सिंधु नदी से मिल जाती। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई इसमें। झेलम पे क्या है, कुछ बांध परियोजना है। जैसे आप याद रखिएगा JNK में झेलम नदी पर किशनगंगा बांध परियोजना और तुलबुल बांध परियोजना स्थित है। तुलबुल बांध परियोजना स्थित है। देखो वैसे तो अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो किशनगंगा डैम जो है ना, किशनगंगा है ना, ये किशनगंगा बांध परियोजना जो है, किशनगंगा एक्चुअली तो झेलम की एक सहायक नदी है। किशनगंगा एक्चुअली तो झेलम की एक क्या है, सहायक नदी है। बट उसको हम पाकिस्तान वाले नीलम नदी भी बोलते हैं, हम किशनगंगा बोलते हैं।
बट नॉर्मली वो झेलम के अंदर पानी लेके आती है। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ जाता है कि कौन सा बांध झेलम नदी पर स्थित है, किशनगंगा बांध। वैसे किशनगंगा सेपरेट नदी है, झेलम की सहायक नदी है। दूसरा ये तुलबुल बांध, ये तो आप जरूर जरूर याद रखें, तुलबुल बांध कौन सी नदी पर है, झेलम पर ही है और जम्मू कश्मीर। फिर देखिए कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में झेलम नदी पर वुलर झील स्थित है। वुलर झील स्थित है जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, वुलर लेक आपको पता होगा, है ना, वुलर लेक। वुलर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। और अगर खारे पानी की झील की अगर अपन बात करें तो वो सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का लेक है ना, सलाइन लेक बोल दीजिए, सॉल्ट वाटर लेक बोल दीजिए, तो फिर वो कौन सी है, वो चिल्का लेक है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हम मीठे पानी की बात कर रहे हैं तो वो वुलर होगी। और वुलर कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये कौन सी हुई हमारी, झेलम नदी। फिर देखिए सेकेंड नदी हम लेते हैं, सेकेंड नदी हम लेते हैं चिनाब। कौन सी, चिनाब। देखिए सबसे पहले नदी का जो ओरिजिन है वो होता है चंबा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से होता है, चंबा, हिमाचल प्रदेश से। एक्चुअली वहां पे चंबा में दो नदियां आती है, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तब अपन इसको क्या बोलते हैं, है ना, चिनाब नदी बोलते हैं। अब नदी की अगर फ्लो की बात करो, प्रवाह की बात करो, है ना, नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ पर है, तो नदी का प्रवाह पहले तो देखो हिमाचल प्रदेश से निकलेगा, फिर जीएन के, देन पीओ के, देन पाकिस्तान, है ना। और पाकिस्तान में जो है ये चिनाब नदी एक्चुअली सिंधु में जाके मिलती है। चिनाब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे ये झेलम है, रावी है, व्यास, सतलुज, ये सब चिनाब को अपना पानी देती है। ठीक है, फिर देखो चिनाब नदी पर, नदी पर जेएनके में, जम्मू कश्मीर में, है ना, एक तो है बगलिहार बांध, बगलिहार, बगलिहार डैम प्रोजेक्ट, बगलिहार बांध। ठीक है, दूसरा जो इस पर है वो है दुलहस्ती, ये भी जम्मू कश्मीर में ही, दुलहस्ती डैम। तो बगलिहार और दुलहस्ती ये चिनाब पर है, और कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये जम्मू कश्मीर मिलेंगे। और एक डैम जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलेगा, पीओ के, है ना, वहां पर है सलाल बांध परियोजना, सलाल डैम। सलाल डैम आपको कहाँ मिलेगा, सलाल डैम आपको मिलेगा पीओ के, बट है कौन सी नदी पर, ये चिनाब नदी पर ही है। तो बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल, ये तीन बांध आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, चिनाब नदी पर देखने को मिलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था इंडस रिवर में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इंडस रिवर में क्वेश्चन हमेशा बांध पे आएगा, ध्यान रखना आप। चलो, तो ये हो गई चिनाब। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन तीसरी नदी जो है वो है रावी, रावी नदी। फिर से देखो रावी नदी का उद्गम, ओरिजिन ये होता है रोहतांग दर्रे के निकट से, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब अगर इस नदी के प्रवाह की बात करें, फ्लो की बात करें, तो ये है, नहीं, ये है हिमाचल प्रदेश, बहुत थोड़ा सा जम्मू कश्मीर है, सम पार्ट ऑफ जे के, बहुत थोड़ा सा, देन पंजाब, मेजरली पंजाब। और उसके बाद ये कहां पर, पाकिस्तान में, किस नदी को, चिनाब नदी को अपना पानी दे देती। फिर देखो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के ऊपर एक डैम है, कौन सा, महाराजा
रणजीत सागर बांध है ना, जो कि एक्चुअली थीन गांव में है। थीन, गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब। ठीक है, ये महाराजा रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। इसकी लोकेशन क्या है? थीन। इसको कभी कभी ना महाराजा रणजीत सागर बांध का है ना एक नाम और है, इसको कभी कभी थीन डैम भी बोल देते हैं, थीन बांध। थीन बांध भी इसी का नाम है। महाराजा रणजीत सागर बांध या थीन बांध एक ही बात है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। हिमाचल प्रदेश में ही दूसरा इस पर है चमेरा बांध परियोजना। चमेरा बांध परियोजना लिख देना, चमेरा डैम प्रोजेक्ट। ये भी कौन सी नदी पर है? ये रावी नदी पर ही है, पर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। फिर देखो, अरे यार हिमाचल प्रदेश मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये तो वही पंजाब में है, सॉरी। और चमेरा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर ही है बट हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ही एक तीसरा बांध और है, नहीं एक बांध इस पर पंजाब में है। हिमाचल प्रदेश में तो चमेरा हो गया ना, एक बांध और है यार पंजाब में, वो भी मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली ये छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, इसका नाम है शाहपुर कंडी। शाहपुर कंडी बांध परियोजना। ये भी कहां पर है? ये पंजाब में है। बेसिकली देखो पंजाब में दो बांध है ना, पंजाब के अंदर दो बांध है, एक तो ये थीन बांध है, एक शाहपुर कंडी बांध है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? चमेरा बांध है। ये तीनों बांध कौन सी नदी पर? रावी नदी पर ही। ठीक है, कर लोगे? तो ये कौन सी हो गई अपनी नदी? रावी नदी। रावी के बाद देखो अगली नदी जो थी पहले कौन सी थी? व्यास। व्यास नदी है ना, इसको देखो ऐसे लिखते हैं बियास, ऐसे लिखते हैं इसको बियास, है ना, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। तो इस नदी का जो ओरिजिन था वो कहां से था? वो था व्यास कुंड। नदी का जो ओरिजिन है वो है व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से। लिख देता हूं मैं, नदी का जो ओरिजिन है वो है व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से। नदी का जो प्रवाह है ना, ये अपने को मिलेगा एक तो हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब में। ठीक है, और इसमें ये बात आप याद रखेंगे, व्यास नदी हरिके कहां पर? पंजाब नामक स्थान पर सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, व्यास नदी ज्यादा लंबी नहीं है। ये क्या करती है, जहां से हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और पंजाब आता है, पंजाब के अंदर ये अपना पानी किसको दे देती है? ये अपना पानी दे देती है सतलुज नदी को। ठीक है, अब देखो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर एक तो है पौंग बांध। कौन सा बांध? पौंग, पौंग डैम। और एक है पंडो डैम, पंडो बांध है ना, पंडो डैम। ये दोनों डैम कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है, पर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर देखो इस पे फिर एक चीज और आपको इस पे करनी पड़ेगी, है ना। पौंग बांध और पंडो बांध दोनों ही व्यास नदी पर है। पंजाब में अगर आप जाओगे, पंजाब में है ना, तो पंजाब में आपको मिलेगा हरिके बैराज। कौन सा मिलेगा? हरिके बैराज। देखो कई बार बैराज शब्द आता है, बैराज, बैराज भी एक तरह का बांध ही है, डैम ही है, बट ये पर्टिकुलर डैम जो होते हैं इनका पर्पस इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर होता है। इनका पर्पस क्या होता है? इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर। समझ रहे हैं आप? इसमें क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो हरिके बैराज बेसिकली कहां पर है? ये सतलुज और व्यास के संगम पर है, व्यास के संगम पर। और हरिके बैराज से लिख देता हूं मैं, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है।
भारत का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इरिगेशन समझते हो ना, सिंचाई परियोजना, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। राजस्थान को इससे पानी मिलता है। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जो है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, मतलब आप समझो कि यहाँ का बिल्कुल काया पलट हो गया है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे इलाकों में, गंगानगर जैसे इलाकों में जो कि टोटली डेजर्ट थे, वहाँ पे बड़ी मात्रा में आजकल एग्रीकल्चर होता है, बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो हरिके बैराज से ही ये आईजीएनपी निकाली गई है। और हरिके बैराज जो है ये सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पंजाब में। ओके, अब फाइनल नदी कर लेते हैं अपन। कौन सी नदी? सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज, है ना। तो अगेन वही वाली बात, सतलुज नदी का ओरिजिन ये होता है राक्षस झील, है ना। या तो इसको ऐसा लिखते, देखो इसको ऐसा लिखते हैं राक्षस झील, राक्षस झील, या हिंदी में एक नाम और है इसका राक्षस ताल, है ना। इंग्लिश में लिख देते हैं राक्षस लेक, है ना। ये कहाँ पर है? मानसरोवर के पास, कैलाश मानसरोवर ना, मानसरोवर के पास। कहाँ पर? तिब्बत में। वहां से आती है सतलुज रिवर। बात समझ रहे? इसका जो प्रवाह है, इसका जो प्रवाह है, एक तो इसका हो गया कहाँ पर? तिब्बत में। इसके बाद इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से, फिर जाती है पंजाब में, फिर चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाके फिर ये जो है सतलुज नदी है, ये चिनाब को अपना पानी दे देती है। सतलुज नदी पर अगर अपन बात करें ना, तो इस पर सबसे पहले तो एक बड़ा डैम है, इसका नाम है भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम। आपने भाखड़ा नांगल बांध साथ में सुना होगा, पर देखो अलग अलग है। नांगल, नांगल नंगल बोलते हैं इसको, नंगल डैम। दोनों का नाम हमेशा साथ आता है, भाखड़ा नांगल, बट डैम दोनों अलग अलग है। भाखड़ा डैम जो है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और भाखड़ा यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर। क्या मतलब इसका? इट इज दी हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। देखो कोई ऐसा बांध जिसमें पूरे बांध का भार सिर्फ एक दीवार पे हो, वो दीवार जो पहाड़ों के बीच में बनाई गई है, सारा भार वो दीवार उठा रही है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी उठा रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डैम बोलते हैं, गुरुत्वीय बांध बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए भाखड़ा। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, विच ऑफ दी हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा टिहरी डैम। टिहरी डैम किया था ना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, जिसकी हाइट 260.5 मीटर है, वो हमारा सबसे ऊंचा बांध है। बट ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना। ओके, फिर देखो नांगल, यह एक पिकअप बांध है, यह एक पिकअप बांध है, इट इज ए पिकअप डैम। क्या होता है? भाखड़ा बांध पे बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगे हुए हैं, जो कि जिसके ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने से विद्युत पैदा होती है, जल विद्युत पैदा होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? अब भाई पानी तो आपने बहा दिया ना, क्योंकि टरबाइन घुमाना था, अब पानी आगे चले जाएगा, अब अपन को तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो फिर क्या, आगे एक डैम और बनाया है भाखड़ा के नीचे। देखो भाखड़ा बांध ऐसा ऊपर है, नांगल बांध ये नीचे है। भाखड़ा बांध जब पानी छोड़ता है तो सारा पानी आके फिर नांगल में इकट्ठा होता है, फिर नांगल से जो है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए नांगल को क्या बोला गया है? एक पिकअप डैम बोला गया है। फिर देखो एक डैम और है इस पे, नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी डैम। ये बेसिकली अपने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। बस नाम याद रखना इसका कि नाथपा झाकरी
बांध कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब देखो एक आपने एक बात नोट करी, जैसे मैं आपको बताऊं, चित्र देखना पड़ेगा उसके लिए आपको। आप देखो, जैसे इधर है ये सतलुज, सॉरी इंडस रिवर है, बोकरचू से आ रही ना इंडस रिवर। इधर देखो सतलुज रिवर है ना, और इधर से ही आपको थोड़ा याद हो, अभी मैं ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा था, वो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र एंटर होती है भारत में, कुछ ये ब्रह्मपुत्र का कोर्स है। ठीक है, आपने एक बात नोट करी, ये तीन नदियां ऐसी हैं, कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय को क्रॉस करके आ रही है, हिमालय को क्रॉस करके आ रही है। देखो बाकी सब इधर इधर ही है, बट देखो हिमालय के पीछे से, ये इधर हिमालय पर्वतमाला है पूरी, हिमालय के पीछे से इनका ओरिजिन होता है, हिमालय को क्रॉस करती है, फिर इंडिया में एंटर करती है। तो ऐसी नदियां जो हिमालय को पार करके आती है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र क्रॉसेस द हिमालयाज एंड एंटर्स टू इंडिया। ओके, एक ये बात थी। चलिए, तो यहां पे देखिए सिंधु नदी तंत्र भी हमारा कंप्लीट होता है, बट एक चीज इसमें रह गई है हमारे पास, वो है सिंधु नदी घाटी जल समझौता 1960, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। बेसिकली ये ट्रीटी जो हुई, ये हुई थी पाकिस्तान, है ना, एंड भारत, इंडिया के मध्य। कब हुई थी? 1960 में। उस समय एक्चुअली जो पाकिस्तान के तरफ से थे, वो थे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान, और भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया कि जो नदियां थी हमारी, कौन कौन सी, आप देखिए नदियों के नाम देखें आप, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, तो समझौता ये हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों के 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि शेष 20% जल का प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। भारत इन पर कोई भी ऐसा बड़ा निर्माण कार्य नहीं करेगा जिससे नदी का प्रवाह पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, मतलब बड़े बांध नहीं बनाएगा, नदी का प्रवाह कभी रोकेगा नहीं। हाँ, उस 20% पानी जो है यहाँ के लोग आपस में पीने के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट भारत ही नदियों का पानी कभी रोकेगा नहीं। फिर आप नीचे देखें तो है रावी, व्यास और सतलुज। इन नदियों के 80% जल का प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। भारत इन तीन नदियों पर चाहे जैसे बांध बना सकता है, चाहे जैसे इसके पानी को रोक सकता है, बट नदियों को सुखा नहीं सकता। मतलब कि एनी हाउ आपको 20% पानी जो है उसको रिलीज करना ही पड़ेगा, आप उसे आप उसको मतलब रोक नहीं सकते, है ना। और ये जो एग्रीमेंट हुआ 1960 के अंदर, इस एग्रीमेंट की मध्यस्थता, मतलब मीडिएटरी जो करी, मध्यस्थता विश्व बैंक ने करी। इसका मीडिएटर कौन था? इसका मीडिएटर था विश्व बैंक। मतलब कोई भी देश इस समझौते को नहीं तोड़े, इसके लिए बीच में किसको रखा गया था? विश्व बैंक को रखा गया था। आज देखिए 1960 के बाद हमने 65 में, 71 में, 99 में पाकिस्तान से 3 आमने सामने के युद्ध लड़ लिए इसके अलावा कई आतंकवादी हमले झेल लिए, बट ये संधि यथावत है, ये संधि अभी भी एक्टिव है ना। अभी तक हमने इस समझौते का कभी उल्लंघन नहीं किया है। तो आप याद रखिएगा, सिंधु नदी घाटी जल समझौता 1960। ये नदियां ऑर्डर में है, मतलब अगर आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो नदियों का क्रम भी यही होगा, पहले सिंधु आएगी, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्रों की बात करी, जो कि हिमालय से आने वाली नदियां हैं। एक लेक्चर और हम करेंगे नदियों के ऊपर, जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे? जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स की। ठीक है, जो कि हिमालय से उद्गम नहीं होती, बट उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।